प्यारे दर्शकों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ ये उन हज़ारों नहीं लाखों लोगों का मुद्दा है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ रहते हैं, चाहे वो LOC है चाहे वो LAC है। मैं उनको हमेशा कहता हूँ वो योद्धा हैं जो दुश्मन के साथ बगैर वर्दी के बगैर हथियारों के लड़ते हैं और 47 से लेकर उनकी हालत बिल्कुल सेम है। आज उनको पता नहीं किस वक्त दिन को रात को बच्चे स्कूलों में हैं, घरों में हैं, वो खेतों में हैं या कहीं काम पर गए हैं। उनको नहीं पता किस वक्त पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर देनी है, शेलिंग शुरू कर देनी है और किस शिद्दत से करनी है। बम कहाँ गिरेंगे उनको नहीं पता। अब इनसे अंदाज़ा लगा लो बच्चे जो स्कूलों में होंगे उनकी हालत क्या होगी, उनके दिमाग में 24 घंटे सोच क्या चलती होगी, और पेरेंट्स जो बच्चों को वहाँ भेजते हैं उनके दिमाग में क्या हो रहा होगा। ये उनका रहन सहन है। अब है उनका कारोबार का यहाँ तक है, वो मेन है उनकी खेती बाड़ी की ये हालत है। एक तो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग बिल्कुल उस वक्त शुरू होती है जब फसल लगाने का समय होता है, या उस वक्त शुरू होती है जब फसल काटने का समय होता है। इसलिए पहले तो फसल लगाना मुश्किल है, बड़ी मेहनत से औरतें आदमी पूरा कुंबा मिल के अगर फसल लगा भी ले तो फसल काटने का टाइम जो उनकी हालत होती है वो आप खुद सोच सकते हैं। उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ज़रूर कोई शरारत होती है ताकि लोग ये सफ़र करें। तीसरी बात यह है उनके बच्चों की एजुकेशन। स्कूलों का जिनको पता नहीं कि अंदर क्लास में बच्चे बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में स्कूल के अंदर बच्चे हैं, कब बम आ जाए, किस क्लासरूम के ऊपर गिर जाए, कहाँ स्कूल में गिरे, बच्चों की क्या हालत हो, कोई पता नहीं। इसलिए पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में पढ़ाई किस किस्म की वो सोच रहती होगी, उनकी पढ़ाई का क्या हाल होता होगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा। और इसके साथ साथ दूसरी मार उनको पड़ती है कि टाइम की उनको कोई चीज़ नहीं मिलती। सबसे पहले इरिगेशन वाटर की बात करता हूँ। मेन प्रोफेशन उनका खेती बाड़ी है और बड़ी अच्छी ज़मीन है, बड़ी अच्छी फसल हो सकती है अगर पाकिस्तान लगाने दे या उस फसल को काटने दे। और अब वो फसल अच्छी कैसे हो उसके लिए लोगों की तरफ से मेहनत की कमी नहीं रहती, लेकिन जब पानी देने का समय होता है टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचता, नहरों का पानी छोड़ा नहीं जाता ठीक टाइम का, अगर छोड़ दें वो टेल एंड तक पहुंचता नहीं। मेन कारण उसका है डीसिल्टिंग नहरों की नहीं होती। बहुत बड़ा स्कैम है ये, करोड़ों रुपया उसके लिए ये अलाट करते हैं और डीसिल्टिंग का वहाँ पर नामो निशान नहीं मिलता। वो सिल्ट वहाँ ही रहती है, पैसा निकल जाता है, लोग चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ये कारण है कि उनको पानी टेल एंड तक नहीं पहुँचता। एक और कारण है, वो ये है मिसमैनेजमेंट। कब पानी रास्ते में किसने काट लेना है, किसने पानी रोक लेना है, उसके लिए कोई प्लानिंग की हुई वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक कारण वो बनता है। और तीसरा है कि जब नहरों में पानी नहीं होता, नहरें सूखी होती हैं, तो लोगों के पास उस वक्त इलाज है इरिगेशन पंप्स। और इरिगेशन पंप्स जो हैं ये चलते हैं बिजली से, और बिजली की हालत क्या है वहाँ पर सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानती है कि वहाँ पर तो बिजली का नाम ही नहीं होता और वो बेचारे घरों में नहीं मिलती, तो इनके इरिगेशन पंप्स के लिए कैसे मिलेगी, वो भी एक क्राइसिस पैदा होता है। राशन डिपो जो है चिल्लाते रहते हैं लोग कि उनको कम से कम अलाटेड राशन तो मिले, वो नहीं मिलता। हेल्थ केयर का यहाँ तक तलक है, आप हैरान होंगे सुन के, उस इलाके में तकरीबन 40,000 के करीब पॉपुलेशन, 10,000 तो अर्निया टाउन की है और एक PHC बना हुआ है, एक सेंटर बना है जिस पर सारी ये पॉपुलेशन डिपेंड होती है। और एम्बुलेंस जो हैं कब किस वक्त कितने लोग ज़ख्मी हो जाएं, खून ही खून दीवारों पर होता है, घरों में होता है,
खेतों में होता है, जब बम्बार्डमेंट पाकिस्तान की होती है तो उस वक़्त उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का सफिशेंट इंतज़ाम नहीं है। और इसके साथ साथ जानवर जब उनके ज़ख्मी हो जाते हैं, तबाही होने लगती है, वो बेचारे घबराए होते हैं, लोग कहाँ ले जाएं। तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम जो पूरे इस इलाके को कैटर कर सके, पूरी जो पॉपुलेशन है, पूरे जो गांव हैं, इनके सारे एनिमल्स के लिए सफिशेंट हो, वो नहीं है। जो चीज़ें ये वहाँ पर होनी चाहिए। और अब एजुकेशन की जो मैं बात कर रहा था कि आप जो स्कूल के बाद, अगर स्कूलों के बाद बच्चे मेहनत करके कहीं पहुँच भी गए तो कॉलेज जाना हो तो उनको 15 से 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, बच्चियों को और बच्चों को। यहाँ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं, प्रॉपर रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं, और उन बच्चियों बच्चों को इतनी दूर कॉलेज की तालीम जो है वो हासिल करने के लिए जाना पड़ेगा। दो ही जगह हैं, या बिश्नाह है या RS-पुरा है। ये पूरे उस अर्लिया सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए बिश्नाह तक बल्कि। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है, मुझे तसल्ली है कि कम से कम जब मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर बना उस वक़्त मैंने इनके डेलीगेशन यहाँ भी और सेंटर में भी खुद लेकर गया और वहाँ पर उनकी बातें रखी। और एक जब मुझे हायर एजुकेशन का महकमा मिला तो उस वक़्त मैंने इमीडिएटली पहला काम इधर ये किया कि बिश्नाह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है वो खोल दिया, अच्छी स्ट्रीमें वहाँ पर दी, अच्छा स्टाफ दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कॉलेज हमें हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर खोलना पड़ा, थोड़े से कमरों के अंदर। और मुझे याद है पहले ही 2008-9 में जो पहला सेशन था, 150 से ऊपर स्ट्रेंथ हो गई। हमने कहा कहाँ बिठाएं इनको। फिर हमने कोशिश की डिप्टी कमिश्नर डिप काम को बुला के सलाह करके कि इस कॉलेज के लिए कोई जगह अलाट करें, लेकिन इतनी देर में गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, वो रह गया काम। लेकिन अफसोस की बात है आज 2020 है, 12 सालों में वहाँ उन बच्चों की क्या हालत हो रही है जिनको ये कहा था कि बहुत थोड़े समय के अंदर आपको एक सेपरेट बिल्डिंग मिलेगी। आज कॉलेज उसी हायर सेकेंडरी के साथ अंदर जो है वो फंक्शन कर रहा है। अब हायर सेकेंडरी के बच्चों की क्या हालत होगी और कॉलेज के बच्चों की क्या हालत होती है आज आप अंदाज़ा लगाओ, 500 से ऊपर स्ट्रेंथ है इस वक्त और मैक्सिमम गर्ल्स हैं और उनको बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं। अब हायर सेकेंडरी के बच्चों की पढ़ाई भी गई और कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई भी गई, कोई नहीं देख रहा है। इसलिए ये उनकी एजुकेशन की हालत। फिर मैंने एक बड़ी कोशिश करके एक कमेटी वहाँ पर गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूट करवाई कि वो कमेटी इंस्पेक्शन करे और बताए कि अरनिया में सेपरेट डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। वो बच्चियाँ बच्चे 22, 23, 25 किलोमीटर सफ़र करके कहाँ बिश्नाह पहुँचेंगे, कहाँ RS-पुरा पहुँचेंगे। तो उसके लिए मुझे खुशी है, मुझे जो खबर मिली थी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि उस कमेटी ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि अगर पूरे प्रोविंस में कोई मोस्ट डिजर्विंग प्लेस है जिसकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोलने के लिए तो वो अरनिया है। लेकिन आज तक कोई कॉलेज खोलने का नाम नहीं। और ये वहाँ अरनिया में तहसील नहीं थी, ब्लॉक नहीं था, उसके लिए लोगों को रोटी बांध के सुबह चल पड़ते थे और बिश्नाह और इधर RS-पुरा जाकर धक्के खाने पड़ते थे। मुझे खुशी है इसके लिए भी उस वक़्त मैंने कोशिश की, बड़ी संघर्ष किया, बड़े डेपुटेशन, बड़े यहाँ पर नारे लगाए, बड़े प्रोटेस्ट हुए, तो फिर अरनिया तहसील और अरनिया ब्लॉक हमें मिल गया। इतनी सहूलत लोगों को मिली। वो भी आज प्रॉपर बिल्डिंग में नहीं है, लेकिन खैर वो सेपरेट अरनिया के लिए, बॉर्डर के लोगों के लिए ब्लॉक और तहसील हमें मिल गई। आज वहाँ भी उसकी फंक्शनिंग जो मेरी रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको और बताऊं आज किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की मैंने बात बता दी, पानी की बात बता दी, पानी नहीं, बिजली नहीं,
सड़कों की बुरी हालत है। पीडब्ल्यूडी मेरे पास था, लोग मेरे पास आए क्योंकि मैं इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं वहाँ खेला हूँ, पढ़ा हूँ, घूमा हूँ, इसलिए उस वक्त मैंने प्रायोरिटी पर बड़ी ब्राह्मणा से लेकर हरनिया तक और आगे कोशिश की सड़कों का जाल बिछाने की। अपनी तरफ से जितनी मैं उस थोड़े से समय में कर सकता था वो सड़कें उनको देने की कोशिश की और क्वालिटी की सड़कें देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। सिल्ट यहाँ तक तलक है, उस वक्त पैदल यात्रा बेली चराना से लेकर इन पूरी नहर की यात्रा करके सब अफसरों को लेकर डी सिल्टिंग एक दफ़ा करवाई और मुझे खुशी है उस वक्त ये साबित हो गया कि ये सिल्ट की वजह से पानी नहीं आ रहा टेल एंड तक, क्योंकि डी सिल्टिंग जब प्रॉपर मैंने करवाई तो पानी टेल एंड तक पहुंच गया। तो ये सारा मिसमैनेजमेंट वहाँ पर हो रहा है। और इसके साथ साथ एक बहुत ख़तरनाक बात हो ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे भी लड़कियाँ लड़के संघर्ष करके बहुत दौड़ धूप करके कहीं कॉलेज की एजुकेशन या यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाए, हासिल कर ही लें, आगे उनकी मुसीबत है। जब भी कोई जॉब की बात आती है तो उनका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जिनको हर फैसिलिटी मिली है, शहरों के बच्चों के साथ, और जो बड़े बड़े अच्छी जगहों पर अच्छे इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ उनका मुकाबला होता है। बताओ ईमानदारी से क्या ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि वो बच्चे उनका मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए दर बदर की वो ठोकरें खाते रहते हैं और एम्प्लॉयमेंट का ये हाल है। मैंने मांग की थी, मैंने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर से, उस वक्त मिस्टर जेटले थे फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे, सबसे प्राइम मिनिस्टर तक वहाँ पर जाकर हमने हर एक से के आकर ये गुहार लगाई कि भाई देखो हमें सेपरेट एक रिक्रूटमेंट वहाँ पर शुरू करो उस इलाके के अंदर, कम से कम उन बच्चों को बेल्ट फोर्सेस के अंदर, सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर तो जगह मिले, क्योंकि बड़े अच्छे जवान हमेशा, और आपने देखा कि मैक्सिमम लोग वो बेल्ट फोर्सेस में रहे हैं क्योंकि बेचारे यहाँ तो कोई मुकाबला कर नहीं सकते, तो वहाँ उनके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करो। ये हमने मांग की और हमें कहा भी कि हम अच्छा इस पर हम सोचते हैं। मुझे याद है उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब ने कहा कि बड़ा डिजर्विंग केस है, हम देखते हैं, लेकिन अभी तक उस साइड भी कुछ नहीं हुआ। और इसके साथ साथ आप और भी हैरान होंगे, बातें तो बहुत हैं, लेकिन अब ये देखो डोमिसाइल का मसला चला है। अभी मुझे खुशी है नए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि गांव-गांव में जाकर उनको डोमिसाइल दिया जाए। मैं ये कहता हूँ फिर भी उनको इस पचड़े में क्यों डालते हो? अब सीधा अनाउंस करो कि जिसके पास पीआरसी है, जो स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, वो देखो और डोमिसाइल इशू करो। इन लोगों को बेचारों को कहाँ खराब करते हो? एक नकल लेनी होगी, उन्होंने कई दिन लग जाएंगे उनको, क्योंकि दफ्तरों में कोई मिलता ही नहीं। कौन बैठता है उन इलाकों में, उन मुश्किल जगहों पर, क्योंकि वहाँ तो कोई फैसिलिटीज़ ऐसी है नहीं। इसलिए जो भी अफसर जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि वहाँ से निकलो और बाहर चलो, इसलिए उससे मार पड़ रही है। और इस बात की मुझे खुशी है, बड़ी कोशिशों के बाद, कि इनके लिए सेपरेट रिजर्वेशन हो, जॉब्स में रिजर्वेशन हो। तो अब पिछले दिनों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जिसका हमने स्वागत किया, कि 0 से 6 किलोमीटर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको हम रिजर्वेशन कैटेगरी में लाएंगे। लेकिन मुझे अभी पता लगा, लोग, अब मैं गया था, एक डेलीगेशन, बहुत बड़ा डेलीगेशन मेरे पास आया कि महाराज ये रिजर्वेशन कैसी हमें मिली है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं जी, वो कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट लो। अब इनकम सर्टिफिकेट का जब आप 0 से 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं बॉर्डर के, उन लोगों के लिए आपने रिजर्वेशन रखी है, वहाँ इनकम सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? और फिर वो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे? मैंने देखा जो तहसीलों में घूम रहे हैं, उनको इनकम सर्टिफिकेट लेने के लिए उनको तो इतनी ज़बरदस्त कोशिश करनी पड़ रही है जो पॉसिबल नहीं हो रहा उनके लिए। इसलिए मेरी ये डिमांड है कि ये टोटली इस कंडीशन को निकाल दो
कोई ज़रूरत नहीं इनकम सर्टिफिकेट की। एक ही कैटेगरी बनती है कि जो बॉर्डर के लोग 6 किलोमीटर एरिया के अंदर बॉर्डर के फासले पर रहते हैं, उन सबको रिजर्वेशन मिलेगी और उसमें कोई इनकम सर्टिफिकेट या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं अभी से नहीं, बड़ी देर से ये मांग कर रहा हूँ कि ये लोग, इतनी बुरी हालत उनकी हो गई है कि आप अगर कोई मर जाता है उस गोलीबारी से, उस बम से, तो उसको 5 लाख दे रहे हैं। बाकी कहीं मौतें हो जाती हैं, ये मिलिटेंसी से कम है। वहाँ पर तो आप 20-20 लाख देते हो, 25-25 लाख देते हो, 50-50 लाख देते हो। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि कम से कम 30 लाख रुपया जिसकी जान चली जाए उसका मिलना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस उसके परिवार को मिले ताकि उनका गुजारा चल सके। अब देखिए, मुझे पता चला है कि जानवरों की कोई जानवर बन जाए तो उसके लिए ये 30,000 रुपये देते हैं। मुझे बताओ 30,000 का कौन सा जानवर आता है, कैसे वो अपना काम चलाएंगे? इसलिए कम से कम मैं कहता हूँ कि 60,000, 60,000 रुपया, पहले तो लाख की मांग कर रहा हूँ, लेकिन चलो ये पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि बड़ी मौतें होती हैं, तो 60,000 रुपये कम से कम एक एनिमल का, एक जानवर का उनको मिलना चाहिए। घर के लिए आप सब हैरान होंगे, घर के लिए अगर किसी का घर तबाह हो जाता है उस बम से, पाकिस्तान की फायरों से जो रोज़ होते रहते हैं, तो आपने रखा है कि उसको 5,000 रुपया मिलेगा। मुझे बताओ 5,000 से कौन सा घर बनता है? एक गेट का पिलर नहीं बन सकता, तो 5,000 रखा उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये मैं कहता हूँ कम से कम 2 लाख होनी चाहिए। थोड़ा सा शेल्टर तो अपना रिपेयर कर लें, बना लें। और इसके साथ साथ फसल का इन्होंने रखा ही कुछ नहीं, जो हर साल तबाह हो जाती है, वही उनका गुजारा होता है। तो फसल के लिए भी प्रॉपर, ये नहीं कि डैमेज देखने के लिए पहले पटवारी आएगा फिर गदावर आएगा, इट विल टेक ईयर्स टुगेदर। गलत बात है। जब ये डैमेज होता है विद इन 24 आवर्स वो असेस करके फ़ौरन उनको वो क्रॉप्स का जो है वो कंपनसेशन उनको मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी देर से मांग कर रहा हूँ कि उनका प्रॉपर ये जो बीमा है वो उनकी जानो माल का होना चाहिए, और गवर्नमेंट उसके लिए जो भी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती हैं वो गवर्नमेंट दे। अब देखिए, ये मैंने कुछ बातें गिनने की कोशिश की। मैंने बहुत टूर किया है। इवन वहाँ पर जो ज़ालाबारी हुई, बारिशों से, सैलाबों से जो नुकसान हुआ, उनकी भी कंपनसेशन अभी तक नहीं मिली उनको लोगों को। इसलिए जो एक बात और बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो ज़मीन फेंसिंग और उसके बीच है वहाँ पर वो हमारी फोर्सेस भी अलाउ नहीं करती, वहाँ पर वो लोगों की फसलें लग रही, उसका भी आप देख के मुआवजा दीजिए उनको। अब प्रॉपर उनको मुआवजा दीजिए ताकि उनको तसल्ली हो। एक वायदा आपने किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो शायद मैं छोड़ गया था, वो ये है, जब हम दिल्ली में मिले तो वायदा किया था गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री में भी, कि हम इनको एक प्लाट 5-5 मरले का, 10-10 मरले का, ये हम सेफर प्लेसेस पर इन लोगों को देंगे जो हर हमेशा उजड़ जाते हैं उस बॉर्डर के पर। अभी तक नहीं हुआ। हमने फिर ये डिमांड की कि आप इनके शेल्टर बनाइए, जब वहाँ उजड़ते हैं पाकिस्तान की शेलिंग शुरू होती है, आप उनको उठाते हो और यहाँ पीस है, वहाँ आकर स्कूलों में उनको रख देते हो। उन स्कूलों की भी एजुकेशन तबाह हो गई और ये भी बेचारे मवेशियों की तरह एक हाल के अंदर, कमरे के अंदर बच्चियाँ, बच्चे, लेडीज, जेंट्स वहाँ बंद कर देते हो और भिखारियों की तरह उनको खड़े कर देते हो। ये बहुत गलत बात है। हमने ये मांग की थी, नेशनल हाईवे किनारे सेपरेट फर्स्ट क्लास शेल्टर बनाओ, हाल बनाओ। जब पीस है वो हाल आप शादियों के लिए इस्तेमाल करो, लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। देहात के अंदर जिन बेचारों को कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो इतना खर्च कर सकें लैविशली, ये जो बड़े बड़े बरात घर बने हुए हैं
तो उनके काम आ सकते हैं, मीटिंगों के काम आ सकते हैं, और गैदरिंग के काम आ सकते हैं। और जब मुश्किल समय आए उन लोगों को अपने अपने शेल्टर पता हो कि वहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान चुप करने वाला नहीं है। जब तक ये कंट्री है, ये दुश्मन हमारे सर पर है, इसने अघोषित युद्ध छेड़ रखना है। युद्ध इसलिए इसने ओपनली नहीं लड़ना क्योंकि हिंदुस्तान का, हमारे देश का ये मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी हुआ है इसने मार खाई है, और इसलिए इसने बगैर अनाउंस किए, बगैर जंग किए, इसने इस काम के लिए लगे रहना है, और इससे लोगों ने मुतासर होते रहना है। तो उनके लिए पक्के इंतजाम होने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी संख्या हमारी तबाह हो जाएगी और ये बच्चे तबाह हो जाएंगे। और इस वक्त एक और बड़ी, लास्ट में मैं आपको कहता हूँ, बहुत ख़तरनाक पाकिस्तान ने मूव शुरू की है, वो है यहाँ ड्रग्स डालनी। पूरे इलाके के अंदर उसने ड्रग्स फैला दी है। आज इतनी ड्रग्स वहाँ पर आ रही हैं, किसी ना किसी ढंग से मिलिटेंट नहीं रुक रहे, ड्रग्स कहाँ रुके? ड्रग्स आ रही हैं, और गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चों के रंग जो हैं वो पीले होते जा रहे हैं। जिन बच्चों के अंदर एक बड़ा दम था, जो एक बड़ा अपने आप को बड़ा मार्शल समझते थे, फौज में जाते थे, सिक्योरिटी फोर्स में जाते थे और बड़ा फख्र महसूस करते थे, फिजिकली बड़े फिट होते थे, शिजें होती थी, पहलवान निकलते थे, आज वहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ी खतरनाक मार देना शुरू की है पूरे उन बच्चों को, क्योंकि इस वक्त उनके अंदर एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो आपके दे नहीं रहे, ना वहाँ प्ले ग्राउंड है, न उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब है, सर्विस उनको मिल नहीं रही, बेकार वो घूम रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है। और पाकिस्तान ने इस बड़े ख़तरनाक हथियार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ड्रग्स को, उनके खिलाफ। तो उसके लिए प्रॉपर इंतजाम अभी तक गवर्नमेंट का अगर इन्होंने किया है, वो है नहीं, ग्राउंड पर वो नहीं रुक रही। बहुत खतरनाक बात है, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इसलिए मैं आखिर में अपील करना चाहता हूँ अपने यहाँ के सियासतदानों को, यहाँ की सियासी पार्टियों को, कि आप इन बातों से ऊपर उठो, एक दफ़ा इस शानदार डुग्गर प्रदेश को बचा लो। इसका भाईचारा, इसकी सोच, इसकी बहादुरी, इसकी देशभक्ति की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। इस किस्म के गज़ब की नस्ल को बचा लो, और उसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बॉर्डर की पूरी इस बेल्ट में जो कुछ हो रहा है हम आंखें खोल के देखें, एक जगह बैठ के फैसला करें। मैं तो कहता हूँ कि डोगरा सदर सभा से बड़ा प्लेटफार्म इस डुग्गर प्रदेश का कोई नहीं। 116 साल पुरानी ये संस्था, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे बैठ के गवर्नमेंट के साथ महाराजाओं के टाइम भी डर के बात करते थे, और उसी वक्त की चीज़ें बनी हुई हैं। आज हम अपने भाईचारे को कायम रखते हुए अपनी उन्हीं चीज़ों को, कदरों को ज़िंदा करने के लिए फिर से इकट्ठे हो जाएं, ये मैं अपील करता हूँ। और बॉर्डर के सब लोगों को फिर मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप अपने आप को बचाओ, आप देश के रक्षक भी हो, और हिम्मत ना छोड़ो, इकट्ठे हो जाओ आप भी, और इकट्ठे होके आपको पूरा हक है डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, आप आओ बाहर, और बाहर आकर गवर्नमेंट से बात करके अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिसकी इस वक्त बड़ी अज़हद ज़रूरत है, वो हम इकट्ठे होकर लेने की कोशिश करें। और फिर एक दफ़ा आपका बहुत धन्यवाद। फिर एक नए इशू के साथ में आऊँगा, और मुझे उम्मीद है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, आप इसको पूरी तरह शेयर भी करो जितना कर सकते हो, और पूरी तरह सुनोगे, और अपने व्यूज़ भी मुझे ज़रूर भेजोगे। और सब सियासतदानों को फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आओ इकट्ठे होकर सोचें। अगर लोग ही नहीं बचे, अगर ये हमारे डुग्गर प्रदेश के अंदर हालात ही ख़राब हो गए, घर घर के अंदर इस किस्म का एक लोग सहम रहे हैं, इस किस्म का माहौल रहा, तो हमारी सियासत कहाँ चलेगी। अगर सियासत भी चलानी है, आओ इस शानदार डुग्गर प्रदेश को हम अच्छी तरह से बचा के रखें। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। जय डुग्गर, जय जम्मू कश्मीर, जय हिंद।